let us start the major topic of this chapter. This is major crops. मेन फसलें जो इंडिया में ग्रो होती हैं, ठीक है. नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक ये वर्ल्ड का सारा बताएंगे, ठीक है. तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास का ये मेन बोर्ड का टॉपिक है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना अभी, ठीक है. अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन. बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा किया जा सके, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है वर्ल्ड की, उस हिसाब से क्रॉप्स का भी लार्ज वैरायटी में ग्रो होना ज़रूरी है. तो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है रॉ मटेरियल के लिए भी, क्योंकि जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एज आ रॉ मटेरियल क्रॉप्स यूज़ होती हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मतलब जैसे कि कोई बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, वीट, ठीक है. तो वो कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से. या आपको कोई कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, उसका रॉ मटेरियल होगा कॉटन. तो कॉटन कहाँ से आएगी, एग्रीकल्चर से, ठीक है. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री फूड क्रॉप्स हैं वीट, राइस, मेज, मिलेट्स और जूट और कॉटन. ये फाइबर क्रॉप्स हैं, इनसे फाइबर बनती है जूट और कॉटन से. और बीवरेज क्रॉप्स होती है पीने वाली क्रॉप्स जैसे कि टी और कॉफ़ी. तो ये वो मेन क्रॉप्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं राइस के बारे में. राइस मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड की. ये कहाँ पे ग्रो होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ये ग्रो होती है. राइस के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर पढ़ के आपको समझ आ गया कि गर्मियों में ये फसल ग्रो होगी, ठीक है. हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी चाहिए राइस के लिए, और रेनफॉल और काफ़ी सारी बारिश चाहिए. और ये कहाँ पे ग्रो होती है, जहाँ पे एलोविल और क्लेई सॉइल हो वहाँ पे ये ग्रो होती है, क्योंकि एलोविल और क्लेई सॉइल ही है जो अपने अंदर वाटर को रिटेन कर सकती हैं, पानी को सोख सकती हैं. अब आप पंजाब के हिसाब से लगा लो, समर सीज़न में जब मानसून आता है तो हाई टेम्परेचर हो गया, हाई ह्यूमिडिटी भी होती है और रेनफॉल भी होती है, तो उस टाइम राइस ग्रो होता है, ठीक है. चाइना लीड्स, चाइना सबसे ज़्यादा आगे है राइस की प्रोडक्शन में. दूसरे नंबर पे इंडिया है. जापान, श्रीलंका और इजिप्ट है उसके बाद सीरियल ऑर्डर से, ठीक है. अगर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस हों तो बंगाल में और बांग्लादेश में भी 2 से 3 क्रॉप्स साल में ग्रो हो जाती हैं राइस की. तो ये सारा राइस का टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वीट का. वीट के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, मॉडरेट, ठीक ठाक सा टेम्परेचर. और रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, बारिश तब चाहिए जब वीट ने, कनक ने ग्रो करना है. तो देखो तो अप्रैल में वाइट सनशाइन होते हैं, ठीक है. तो उस टाइम पूरी तेज़ गर्मी चाहिए. तो ये इसके टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीनों में टेम्परेचर मॉडरेट ही होता है, और रेनफॉल भी इसको कम ही चाहिए. तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट होता है लोमी सॉइल में. वीट कहाँ पे ग्रो होता है बहुत ज़्यादा, यूएसए में. मैंने आपको बताया यूएसए में प्रेरीज ग्रासलैंड में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन सारी जगहों पे ये वीट ग्रो होता है. और इंडिया में वीट ग्रो होता है इन द विंटर सीजन. आपको बताइए, क्योंकि देखो अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, हम वैसाखी मनाते हैं. नेक्स्ट है मिलेट्स. मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन्स भी कहते हैं. और मिलेट्स जो होते हैं ये कम फर्टाइल जो सॉइल है उसमें या सैंडी सॉइल में भी ग्रो हो जाते हैं. कोर्स ग्रेन मतलब मोटा अनाज जिसे हम कह देते हैं. ये एक हार्डी क्रॉप है. इसके लिए लो रेनफॉल से भी काम चल जाता है एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर भी हाई से मॉडरेट जैसा भी हो, और एडुकेट सी रेनफॉल से इसका काम चल जाता है. मतलब मिलेट्स को ग्रो करने में ज़्यादा पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती. तो मिलेट्स होते कौन कौन से, बाजरा और रगी, ये मिलेट्स होते हैं. और ये ग्रो कहाँ पे होते हैं, इंडिया में. और इसके बिना नाइजीरिया, चाइना और निगार में भी ये ग्रो होते हैं मिलेट्स. नेक्स्ट है मेज़. मेज़ का मतलब होता है ना आपको, छल्ली,
मक्की के दाने आप खाते हो ना, मेज़, तो मेज़ के लिए टेम्परेचर चाहिए मॉडरेट, ठीक ठाक सा टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, मॉडरेट ही टेम्परेचर हो, बारिश भी मॉडरेट हो, पर तेज़ धूप। मेज़ ग्रो कहाँ होता है? नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में मेज़ ग्रो होता है। नेक्स्ट है बच्चे कॉटन। कॉटन मतलब कपास, आपने पंजाब में आपने सबने देखी होगी। कॉटन के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर, तेज़ गर्मी, लाइट रेनफॉल, बारिश कम चाहिए कॉटन के प्लांट के लिए, एंड 210 दिन चाहिए बिल्कुल फ्रॉस्ट फ्री, जिसमें कोई धुंध ना पड़े, बिल्कुल साफ़ 210 दिन चाहिए जिसमें पूरी सनशाइन हो, फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है कॉटन की। और ये सबसे बेस्ट ग्रो होती है कॉटन ब्लैक सॉइल में, जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और एलोविल सॉइल हो, वहाँ पे बेस्ट ग्रो होती है कॉटन। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। और बहुत ज़्यादा मेन रॉ मटेरियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, यानी कि कपड़ा उद्योग का। ये बहुत ही ज़्यादा मेन जो है कॉटन जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है जूट। जूट के आपने बैग वगैरह देखे होंगे, ठीक है, जूट के बैग्स वगैरह आते हैं, तो या जूट की बोरियां देखी होंगी आपने ना। तो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये ग्रो होता है एलोविल सॉइल पे, और इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है जूट को ग्रो करने के लिए। हैवी रेनफॉल, बहुत सारी बारिश हो और ह्यूमिड क्लाइमेट हो, ये जूट की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरिया में अच्छी ग्रो होती है, और इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। बेटे जब बांग्लादेश देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर होती है, तो जूट का आजकल यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फैशन गारमेंट्स बनने लगे हैं जूट के, या फिर जब से सिंथेटिक जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनकी प्रोडक्शन को गवर्नमेंट ने बैन किया कई स्टेट्स में, तो उस वजह से भी जूट काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है आजकल। तो जूट इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप कर रही है इंडिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए? वार्म एंड वेट क्लाइमेट। वार्म भी है और वेट भी है। वार्म मतलब गर्मी और वेट मतलब बारिश, वार्म भी हो और वेट भी हो। एंड वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल चाहिए इसके लिए। हिल स्लोप्स, अब ड्रेन्ड यानी कि पानी ड्रेन हो जाए, रुके ना वहाँ पे, तो हिल स्लोप्स मोस्ट सूटेबल होती हैं कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए। और ये ब्राज़ील कंट्री है, साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, ठीक है। एंड उसके बाद कोलंबिया है, उसके बाद एंड इंडिया भी है जिसमें कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है। इंडिया के कर्नाटका में कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये सारा आप 10th में क्लास में पूरे फुल डिटेल में करोगे, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में है, पर जितना है सारे टॉपिक लर्न कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है टी। टी भी एक बीवरेज क्रॉप है जो प्लांटेशन में ग्रो होती है। टी के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, जैसे कि देखो असम का है, आपको पता ही है ना असम का क्लाइमेट। और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल का मतलब है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद बारिश आती रहे थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, तो ताकि इसके जो टेंडर लीव्स हैं, इसके जो नरम नरम पत्ते हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद है इसको और क्या चाहिए, इसको वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए इसके लिए, टी के लिए। और जेंटल स्लोप्स, आपको पता ही है ना कि आपने देखा होगा टीवी में भी, वो पीछे बैग रखा होता है, वो एक एक पत्ता करके तोड़ के उसमें डालती जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड काम है ये टी का, क्योंकि लीव्स को पिक करना होता है ना, तोड़ना होता है एक एक करके। कीनिया में, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इन सारी जगहों पे बेस्ट क्वालिटी टी जो है वर्ल्ड की वो ग्रो होती है। टॉपिक है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कि जो एग्रीकल्चर है इसे अब कैसे डेवलप करना है, कैसे इसको विकसित करना है एग्रीकल्चर को। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के जो एफ़र्ट्स हैं
वो किए जा रहे हैं ताकि फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, खेतों में जो भी ग्रो होता है वो इंक्रीज़ हो, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा किया जा सके। और इसको करने के कई तरीके हैं, जैसे कि पहला तरीका है इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, कि जिस जगह जितनी ज़मीन पे फसलें ग्रो होती हैं उस एरिया को बढ़ाया जाए, और नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन, जितनी फसलें ग्रो की जाती हैं उससे ज़्यादा ग्रो की जाएं। नेक्स्ट है इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब सिंचाई, खेतों को पानी देना, प्लांट्स को पानी देना, उसको इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाए और HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाए। HYV सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इन सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। HYV सीड्स का यूज़ करके। और क्या तरीका है एग्रीकल्चर को डेवलप करने का? मैकेनिज़्म ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो भी काम एग्रीकल्चर का किया जाता है उसको मशीनों से किया जाए। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है। और अल्टीमेट एम एग्रीकल्चर को डेवलप करने का क्या है? वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी मतलब कि हर इंसान को खाना मिले। तो ये मेन बेसिकली ये एम है एग्रीकल्चर को डेवलप करने का। तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के वर्ल्ड के हर हिस्से में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। हर कंट्री अपने हिसाब से एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, पर चाहता हर कंट्री है कि एग्रीकल्चर डेवलप हो। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे डेवलपिंग वर्ड पे ध्यान देना। डेवलपिंग ING लगा है पीछे, इट मीन्स वो कंट्रियाँ जो डेवलपमेंट कर रही हैं। जिन कंट्रीज़ में अभी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई, जैसे कि इंडिया, तो इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है। वो कंट्री जो विकासशील है, जिसने विकास अभी नहीं किया। ऐसी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन लार्ज होती है, जिस वजह से इंटेंसिव एग्रीकल्चर अपनाई जाती है, यानी कि छोटे प्लॉट से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश। स्मॉल होल्डिंग्स होती हैं, छोटे खेत होते हैं, और ज़्यादातर सब्सिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर की जाती है। और लार्ज होल्डिंग्स का होना या ये किसके लिए सूटेबल है, किन कंट्रीज़ के लिए? USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ वो करते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट ऐसे ही 2 फार्म स्टडीज़ को करेंगे। एक फार्म इंडिया का लेंगे और एक USA का लेंगे, और कंपेयर डेवलपिंग मतलब इंडिया, एंड डेवलप्ड जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो चुकी। यहाँ पे डेवलप के पीछे ED लगा है, इन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट हो चुकी, ठीक है, वो है USA। तो इन 2 कंट्रीज़ को हम कंपेयर करके नेक्स्ट में देखते हैं। लेट अस स्टार्ट अ फार्म इन इंडिया। अब यहाँ पे एक इंडिया के एक फार्म की बात की है। फार्म इन्होंने लिया है विलेज आदिलाबाद का, गाज़ियापुर डिस्ट्रिक्ट लिया, उत्तर प्रदेश लिया। वहाँ पे मुन्ना लाल है, उसका एक स्मॉल फार्म है विलेज में, ठीक है। उसके पास 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन है और उसका हाउस घर भी है विलेज में। एंड ही परचेजेस HYV सीड्स, उसने HYV सीड्स खरीदे मार्केट से। अल्टरनेट ईयर पे ख़रीदता है, हर साल नहीं वो ख़रीद सकता HYV सीड्स। उसकी लैंड फर्टाइल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लैंड है, ऑब्वियसली फर्टाइल होगी, और इसलिए वो 2 क्रॉप्स ग्रो करता है साल में, जैसे कि वीट ग्रो करता है और राइस ग्रो करता है, और पल्सिस भी ग्रो कर लेता है। फार्मर्स टेक एडवाइस टू हिज फ्रेंड एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जब गवर्नमेंट या उसके फ्रेंड्स या कोई बड़े फार्मिंग को लेके जो भी एडवाइस देते हैं वो मानता है। उसने एक ट्रैक्टर भी लिया रेंट पे प्लोइंग करने के लिए फील्ड में, ठीक है। सम ऑफ उसके कुछ फ्रेंड्स ने जो अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, वही बलक्स और प्लेइंग के साथ वही मेथड यूज़ करें, पर इसने ट्रैक्टर लिया रेंट पे। तो नियर बाय फील्ड में एक ट्यूबवेल है, जो वो ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए, अपने खेतों में इरिगेशन के लिए रेंट पे लेता है, उधार लेता है। ये फार्म इन इंडिया है। मुन्ना लाल जो है उसके पास 2 बफेलोज भी हैं और कुछ
ट्रैक्टर स्टोर में जो उसके घर के पास ही है, मतलब नियर बाय टाउन में है, सॉरी घर के पास नहीं है, और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच एडवाइस हिम, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इसे एडवाइस दी है कि ऑन द टाइप ऑफ फोडर फॉर हिज एनिमल्स, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि हाँ वो इसको एडवाइस भी देते रहते हैं टाइम टाइम पे भी किस तरह का वो फोडर खिलाए एनिमल्स को, किस तरह के सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करें उनकी हेल्थ को लेके, और उनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ताकि उनके जैसे और एनिमल्स को जन्म दिया जा सके। तो उसके लिए वो सारी उसे सजेशंस मुन्ना लाल को टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो ये है। नेक्स्ट है आल दी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्पिंग, उसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी उनकी हेल्प करते हैं फार्म एक्टिविटीज़ में। कई बार वो क्रेडिट ले लेते हैं बैंक से या फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से HYV सीड्स खरीदने के लिए या इम्प्लीमेंट कुछ भी उसने लेना है उसके लिए वो क्रेडिट भी ले लेता है। ही सेल्स हीज प्रोड्यूस इन द मंडी, अपनी प्रोडक्शन को वो मंडी में बेचता है जो कि साथ वाले टाउन में ही है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव द लाइक, क्योंकि उनके पास उसे बेचनी ही पड़ती है अपनी फसल, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मार्केट में चाहे फेवरेबल हो बेचना चाहे ना हो, वो बेचते ही बेचते हैं। पर पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठा रही है उन्हें स्टोरेज फैसिलिटीज़ देने की। ये तो है एक इंडिया का एवरेज फार्मर की स्टोरी। नेक्स्ट है ए फार्मिंग USA। अब USA के फार्म में देखो क्या है, खेत में वहाँ पे एवरेज साइज़ है जो फार्म का, वो USA इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन है। मिनिमम एवरेज है ये बात, छोटे बड़े कई फार्म है पर एवरेज है ये। फार्मर जो है वो फार्म में ही रहता है, वहीं रिजाइड करता है। मेजर क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होती है, कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, इस तरह के शुगर बीट, इस तरह की फसलें वहाँ ग्रो होती हैं। जॉय हॉरन एक फार्मर है वहाँ USA में, उसके पास 3 हेक्टेयर लैंड है और वो ही ग्रोस कॉर्न, वह कॉर्न वहाँ पे ग्रो करता है अपने फील्ड पे। उसको अच्छे से सॉइल को प्रॉपरली सेट करता है, वाटर रिसोर्सेज प्रॉपर है उसके पास उसकी क्रॉप के लिए। उसके पास प्रॉपर तरीके हैं कैसे उसने पेस्ट कंट्रोल, कीड़ों को कैसे कंट्रोल करना है कि वो उसकी क्रॉप को डैमेज ना कर सके। टाइम टू टाइम वो अपनी सॉइल के सैंपल्स भी भेजता है सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ में, यानी कि वो लेबॉर्ट्री में चेक करवाता है अपनी मिट्टी को कि उसकी मिट्टी को कितने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें फर्टिलाइज़र डालता है। ये नहीं है कि जितने दिल किए फर्टिलाइज़र डाल दिए। एज अ रिज़ल्ट वो एक प्रॉपर साइंटिफिकली काम करता है। उसने एक कंप्यूटर भी लिंक किया हुआ है, सैटेलाइट के ज़रिए उसके फार्म की सारी पिक्चर्स उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आती रहती हैं। ठीक है, तो यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड कितने यूज़ करने हैं, जितने रिक्वायर्ड हो वो उतने ही यूज़ करता है। वो ट्रैक्टर का, सीड ड्रिल का, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर, इन सब मशीनों का इस्तेमाल करता है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करने के लिए। और जो ग्रेन है, अनाज है, उसको स्टोर, ऑटोमेटिकली ग्रेन स्टोर हो जाता है, स्टोरेज बने हुए हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ग्रेन फार्मर की तरह वो काम करते हैं, बिजनेसमैन की तरह वो काम करते हैं। दिस इज़ द अबाउट द फार्मर ऑफ USA। डियर स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ ओवर and as well as your August syllabus is also over. I will send you question answers also. Thank you. Have a nice day. If any doubt is there, you can clear it in the Zoom class. Thank you बच्चे. Have a nice day.